नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए एजेंसियों को निर्देश देने के लिए कहा है। बता दें कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के चलते कई विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस, आप, राजद समेत कई पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टी पर बदले की कार्रवाई कर रही है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा प्रयास किया। भारत इसे सिर से खारिज करता है। मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। नाम बदलने से इस वास्तविक को बदला नहीं जा सकता। जी हां, आपको बता दें कि चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का चीनी, तिब्बती और पिनइन लिपि में नामों का सेट जारी किया है, जिसमें 2 भूभागों के नाम, 2 आवासीय क्षेत्रों के नाम, 5 पर्वतीय क्षेत्रों के नाम और 2 नदियों के नाम शामिल है। चीन सरकार की प्रांतीय परिषद ने तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को जंगन का नाम दिया है। अपने घर का सपना कौन नहीं देखता। हर कोई चाहता है कि उसका खुद का आशियाना हो, जहां वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकता। दिल्ली में बड़ी संख्या में देश के अलग अलग शहरों से लोग नौकरी के लिए आते हैं। ऐसे में वो सोचते हैं कि अच्छी कमाई करके यहीं खुद का घर बनवा ले या खरीद ले, मगर बढ़ती महंगाई के दौर में ऐसा होना असंभव है। लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके सपने को पूरा करने वाली है। जी हाँ, डीडीए के जरिए आपका ये सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए डीडीए मई के महीने में 23,000 आवासीय प्लॉट बेचने की प्लानिंग कर रहा है। अगले महीने से डीडीए इस आवास योजना बम्पर स्कीम जारी करेगा। इसके लिए दिल्ली वाले अगले महीने से बुकिंग करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर अपनी नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि अब बिजली उत्पादन में कोयले के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 को जब जारी किया गया था तो उस समय भी केंद्र ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर फोकस किया था। वहीं नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि देश में कोयले से बनने वाली बिजली की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। केंद्र के मुताबिक मौजूदा समय में कोयले से 17 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे 2032 तक बढ़ाकर 28 गीगावाट किया जाएगा। ऐसे में लग रहा है आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन के कोयला एक मुख्य स्रोत बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सिर पर टोपी पहने लाल किले जैसे मंच। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। अब इसकी खूब चर्चा हो रही। बीजेपी के साथ वाली सरकार में पिछली बार उनके भी नेता थे और उसने इसका नजारा बदला हुआ सा दिखा। जिस तस्वीर की चर्चा है वो फुलवारी शरीफ में हुए इफ्तार पार्टी की है। नीतीश कुमार के साथ दूसरे कई जेडीयू नेता और मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चर्चा जिस बात की वह मंच के पीछे लाल किले के बैकग्राउंड का माना जा रहा है कि नीतीश की नजर अभी भी दिल्ली पर टिकी हुई है। रामनवमी यात्रा के दौरान भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सेकुलर दुकानों में कम्युनल पकवान का धंधा शुरू कर रखा है। मुझे लगता है कि आखिर ये लोग समाज के साथ करना क्या चाहते हैं। ये लोग जनता की शांति और अमन चैन को छिन भिन करने में लगे हैं। उन्होंने कहा हिंसा में शामिल आरोपियों को बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ भी सोचे समझे कड़ी सजा देने का काम करें। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सिर्फ गेहूं की फसल की नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि इसकी क्वालिटी भी प्रभावित हुई। इसके चलते मंडियों में आ रही गेहूं की नई फसल को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य फसल की कटाई अभी शुरू हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब नए आने वाले गेहूं की क्वालिटी पहले के मुकाबले अच्छी होगी। इसी बीच खबर है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में नरमी बरती गई ताकि किसान अपनी फसल को बेचकर उचित लाभ कमा सके। इस साल सरकार ने 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, दाल भी महंगी हो गई है। पिछले 1 महीने के अंदर खासकर तुअर की कीमत में 5% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे अरहर दाल की कीमत में तेजी दर्ज की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने दाल की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए कमेटी भी गठित कर दी, लेकिन इसका असर अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने स्थिति को कंट्रोल में किया ताकि अरहर के अलावा अन्य दाल भी महंगी हो जाए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर सियासत जोर शोर से हो रही है। टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद भाजपा का एक डेलीगेशन राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने का राजभवन पहुंचा, जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गवर्नर से बात हुई है।
इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बड़ा झटका लगा है। उनके स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। पहले ही रिपोर्ट थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वो फिटनेस हासिल कर कुछ मैचों के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन पुष्टि कर दी गई कि दाएं हाथ के बल्लेबाज रजत इस सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रजत पाटीदार को एड़ी में चोट लगी। उन्होंने फरवरी में बंगाल के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ शिरडी के साईं बाबा के बारे में विवादित बयान देने पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। यह शिकायत यहां शिरडी साई संस्थान के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राहुल कनाल ने कहा, महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिले में स्थित शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में करोड़ों से अधिक भक्त साईं बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा के बारे में गलत और विवादित देकर यहां पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। राज्य के 4.62 लाख ग्रीन कार्ड धारकों को अप्रैल में एक मुश्त 4 महीने का 2.88 क्विंटल चावल मिलेगा। राज्य सरकार ने सितंबर से दिसंबर 2022 के अनाज का आवंटन कर दिया है। राज्य के 25,462 डीलर चावल का वितरण करेंगे। झारखंड में सितंबर से ही ग्रीन कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। कालाबाजारी की शिकायत के बाद खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग कार्ड धारकों की जाँच करा रहा था। जाँच में सैकड़ों फर्जी कार्ड धारक पकड़े गए हैं और अब राज्य में 4.62 लाख ग्रीन कार्ड धारक बचे। विभिन्न का कहना है कि अब कालाबाजारी रुकेगी। कोरोना एक बार फिर से अपना घातक रूप दिखाने लगा है। आम से लेकर खास लोग संक्रमित होने लगे। यही वही वक्त है जब साल 2020 और 21 में कोरोना ने खतरनाक रूप लिया था और आधुनिकता का दम भरने वाले इंसानों को असली हकीकत से रूबरू करा दिया था। लाखों लोग बेवक्त मारे गए और हजारों परिवार बर्बाद हो गए। अब एक बार फिर से सिर उठाता कोरोना का सवाल खड़ा कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी बढ़ रहे, मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े तो डरा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल ही अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ सूरत गए थे और वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का फैसला किया। यह आयोग प्रदेश के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थान में शिक्षकों की भर्ती करेगा। आयोग संस्कृत विद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान और सरकार सहायता प्राप्त मदरसों में भी टीचर्स की भर्ती करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाम देवी ने बताया है कि सरकार का कहना है कि जब टीचर की भर्ती ठीक होगी, काबिल टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो यूपी में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। उत्तर प्रदेश में जेल में बंद माफियाओं को लेकर पर शिकंजा कसने के मामले में लापरवाही बरतने को लेकर जेल अधीक्षकों के गाजगिरी है। यूपी के बरेली, नैनी और बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। इन जेलों के सुपरिटेंडेंट पर एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अशरफ अहमद अतीक के बेटे अली अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लापरवाही बरती थी। बता दें कि बरेली जेल में बंद अशरफ, नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने के मामले पर लापरवाही बरतने पर इन तीनों वरिष्ठ जेल अधीक्षक को एक्शन हुआ है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार और बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हिंसा के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने बिहार हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जानते थे कि यह संवेदनशील इलाका है, फिर भी उन्हें ऐसा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जिससे हिंसा न रुके। और ओवैसी ने कहा है कि इसलिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को हिंसा को लेकर कोई पछतावा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। मंगलवार को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि स्लोअर इनकम के चलते कंजम्पशन में कमी आई है, जिसके कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में कुछ नरमी के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ के फ्लेक्सिबल रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 6.6 से घटकर 5.2% हो जाएगी। सरकारी बैंकों ने अकाउंट में लावारिस पड़े करीब 35,000 करोड़ रुपए को रिजर्व बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। संसद में सोमवार को ये जानकारी दी गई। ये पैसे 10 साल या इससे ज़्यादा वक्त से बैंकों में पड़े हुए थे, जिस पर किसी ने दावा नहीं किया। फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ रुपए 10.24 करोड़ खाते में पड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा लावारिस पैसा स्टेट बैंक में जमा था। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में लिखित में बताया कि भारतीय स्टेट बैंक 8.86 करोड़ रुपये लावारिस पड़े थे। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में चल रहे सीमा विवाद के बीच पड़ोसी राज्य के 865 गांवों को अपनी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र ने इसे लेकर सोमवार को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। जीआर में कहा गया कि अंत्योदय खाद्य योजना के लाभार्थी प्राथमिक समूह वाले परिवार और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ उठा सकते हैं। बता दें, बेलगावी, कारवाड़, 12 तहसील के 865 गाँव को महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया।
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस तरह 36 वर्षों के बाद देश में एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई। इसके नियमों में एक अहम नियम यह भी है कि अब देश में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी, यानी कि 10वीं बोर्ड खत्म किया जा रहा है। इस मैसेज के वायरल होने के बाद से ही पेरेंट्स और बच्चों के मन में कई तरह के सवाल उठे। उनके बीच ये प्रश्न भी, क्या अब 10वीं की परीक्षाएं नहीं होगी? राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तरफ से लाए राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर्स ने 4 अप्रैल को हड़ताल खत्म कर दी। खुद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया। सरकार की तरफ से इस पर इनकी कई मांगों को मानने जाने के बाद ये सहमति बन पाई है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ इज द राइट टू पीपल। जैसे राइट टू फूड होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, सभी गवर्नमेंट का यह कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है। गुलाम नबी आज़ाद ने मंगलवार को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। जी हां, आज़ाद ने कहा है कि मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वो बहुत ही उदार थे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 हो या सीए या हिजाब का मुद्दा। मेरे कुछ बिल पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन मुझे इन्हें श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक 3 दिनों की भारत यात्रा पर है। दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता से पहले मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भूटान नरेश की भारत यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।